स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे बेटा। अब उन्हीं क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है आज हम वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और उनमें भी जो डिफिकल्ट वन है सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि व्हाट मेक्स ए ग्लास डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज। मतलब कि ग्लास और क्वार्ट्ज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, कौन सी चीज है जो ग्लास और क्वार्ट्ज को अलग बनाती है। फिर कहता है कि अंडर व्हाट कंडीशन कुड क्वार्ट्ज बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास। कि क्या कोई ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन से जो क्वार्ट्ज है वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, ग्लास के अंदर। क्लियर है, समझा है क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात कि उसने ग्लास और क्वार्ट्ज को ही क्यों कंपेयर किया, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी होती होगी। तो बेटा जो इसकी बेसिक यूनिट है दोनों की बेसिक यूनिट क्या होती है, SiO4। ठीक है, दोनों के दोनों सिलिकेट से बने हुए होते हैं, SiO4 है दोनों की बेसिक यूनिट। बट फिर दोनों में डिफरेंस क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट सेम है बट बात है उनके अरेंजमेंट की। कि जो ग्लास है, ग्लास में जो अरेंजमेंट होती है वो शॉर्ट रेंज होती है, और जबकि जो क्वार्ट्ज है वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मतलब कि लॉन्ग रेंज ऑफ SiO4। मतलब कि इसके अंदर तो जो पार्टिकल्स है लॉन्ग डिस्टेंस तक मेंटेन रखते हैं, अपनी जो रेगुलरिटी है, जो अरेंजमेंट है उसको मेंटेन रखते हैं। जबकि जो ग्लास जो अमरफस सॉलिड है उसमें जो रेगुलरिटी है वो सिर्फ 100 डिस्टेंस के लिए होती है। 100 डिस्टेंस के बाद जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाती है ना। ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ध्यान रह जाएगा ये। फिर उसके बाद कहता है कि भाई क्वार्ट्ज को ग्लास में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है कि जो डिसिप्लिन है उस डिसिप्लिन वाले को हमने अनडिसिप्लिन करना है, हमने उसको इर्रेगुलर करना है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्वेंचिंग प्रोसेस बोलते हैं। और इस प्रोसेस में होता क्या है, हम क्या करेंगे, इस क्वार्ट्ज को हाई टेम्परेचर पे गर्म कर देंगे। गर्म करने से क्या होगा, टोटली अरेंजमेंट टूट जाएगी, जितने भी बोन्स होंगे मैक्सिमम ब्रेक डाउन हो जाएंगे। और फिर जब हम उसको एकदम से सोलिडिफाई करेंगे, ठीक है, हमने रैपिड कूलिंग करनी है उसकी, मतलब कि इसको कोल्ड वाटर में डाल सकते हैं एकदम से, ताकि जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनको इतना टाइम मिले ही ना कि वो अरेंज हो पाए। और इसी प्रोसेस से क्या हो जाएगा कि वो जो क्रिस्टलाइन था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमरफस के अंदर। दैट इज क्वार्ट्ज कन्वर्ट्स इनटू ग्लास कॉल्ड क्वेंचिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारे पास वो है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स इन ए CCP स्ट्रक्चर। तो ये भी हम कर चुके हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ये हम जानते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स टचेस ए गिवन एटम। या अगर आयनिक सॉलिड की बात करूं तो द नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयन टचेस ए गिवन आयन। ठीक है, क्या किसी भी आयन को अपोजिटली चार्ज्ड आयन जो टच करते हैं तो उनके जो नंबर्स होते हैं वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब ये पूछ रहा है किसके अंदर, CCP में, क्यूबिक क्लोज टाइप। ठीक है, तो CCP में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है बेटा, 12 होता है। और जो बात करें BCC की, तो BCC में क्या होता है, जो बॉडी सेंटर पे जो एटम है उसको 8 कॉर्नर टच करेंगे, या जो एक कॉर्नर है उस कॉर्नर को 8 बॉडी सेंटर टच करेंगे इन डिफरेंट यूनिट सेल। दैट इज इन BCC द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारे पास वो कहता है द स्टेबिलिटी ऑफ ए क्रिस्टल इज रिफ्लेक्टेड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट कमिट। मतलब क्या होगा कि जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी हम उसके मेल्टिंग पॉइंट से बता सकते हैं। मतलब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड या ऑफ ए क्रिस्टल इज डिटरमाइंड बाय इट्स स्टेबिलिटी। तो क्या दोनों में कोई रिलेशन है। अब भाई मेल्टिंग पॉइंट किससे रिलेटेड होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, अगर कोई मोलिकुलर सॉलिड है तो हम कह सकते हैं वहां पे कि इंटरमोलिकुलर फोर्स या इंटर पार्टिकल फोर्स जितना स्ट्रोंग होगा बॉन्ड्स को टूटने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा, और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन इंटर पार्टिकल फोर्सेस, इंटर पार्टिकल फोर्सेस। ठीक है,
और जो इंटर पार्टिकल फोर्स है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? स्टेबिलिटी। जितना इंटर पार्टिकल फोर्स ज्यादा होगा उसका मतलब क्या होगा कि वो सॉलिड उतना ज्यादा स्टेबल है। जब हम उसको हीट करेंगे या उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तब वो चेंज नहीं होगा, अपनी शेप को, रेगुलेरिटी को, हर चीज को मेंटेन करके रखेगा। तो कह सकते हैं ना कि यस, मेल्टिंग पॉइंट रिफ्लेक्ट द स्टेबिलिटी। मेल्टिंग पॉइंट अगर ज्यादा हुआ तो उसका मतलब क्या होगा कि वो जो क्रिस्टल है वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी का पार्ट कहता है कि हमारे पास बेटा 3-4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में आप क्या कह सकते हो। मतलब कि हमें उनको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेस पे अरेंज करना है। जैसे वाटर है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट है 273। उसके बाद अल्कोहल है 155.7 केल्विन। उसके बाद है ईथर, ठीक है, 156.8 केल्विन। ठीक, उसके बाद है मीथेन और 90.5 केल्विन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या दिए हुए हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट दिए हुए हैं और हमें इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में बताना है। तो सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स किसके बीच में होगा? तो चेक करते हैं हम। जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो इंटरमोलिकुलर फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उतने ज्यादा होंगे। तो हाईएस्ट किसका हो जाएगा? वाटर में। वाटर में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे हाईएस्ट होंगे, बिकॉज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हाईएस्ट अमंग दिस फोर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अल्कोहल की और डाइथाइल ईथर की। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया? ज्यादा हो गया, तो दूसरे नंबर पे ये आ गया। तो इसके केस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगे। तीसरे नंबर पे ये आ गया। और जो मीथेन है उसमें क्या होंगे बेटा? लिस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सिंपली बता सकते हो मेल्टिंग पॉइंट से उसकी स्टेबिलिटी को भी गैस किया जा सकता है और मेल्टिंग पॉइंट से उनकी स्टेबिलिटी को भी बहुत इजीली गैस किया जा सकता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है बेटा, हाउ मेनी लैटिस पॉइंट, ठीक है, आर देयर इन वन यूनिट सेल। कि लैटिस पॉइंट या लैटिस साइड्स कितने होंगे वन यूनिट सेल में। ठीक है, एक तो हमने पढ़ा था नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन यूनिट सेल, और ये क्या कह रहा है? नंबर ऑफ लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो जो लैटिस साइट का मतलब क्या होता है? वो लोकेशन या वो साइट्स जहां पर पार्टिकल प्रेजेंट है। तो अब जैसे कि भाई मैं बात करूं एफसीसी की, ठीक है, अब मैं बात करूं एफसीसी की, तो एफसीसी वाले केस में टोटल लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट्स कितनी होंगी जहां पर पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे? सोच के देखो कितनी लैटिस साइट्स होंगी जहां पर पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये होगी हमारे पास एक यूनिट सेल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो एफसीसी में एटम्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड आल्सो एट फेस एंड। तो टोटल कितने हो गए लैटिस साइट? 8 + 6 = 14। तो लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट्स तो 14 है, बट पूछता वो नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं, तब मैं सभी का शेयर निकालता। भाई ये जो कॉर्नर है तो ये उस लैटिस साइट तो है ही ना उस यूनिट सेल में कि वो यहाँ पर एटम प्रेजेंट है, बट इसका शेयर कितना है? 1/8। तो वो चीज अलग है। अगर आपसे कहता कि भाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताओ तब तो मैं कह देता, बट बात किसकी कर रही है? लैटिस साइट्स की, लैटिस पॉइंट की। तो लैटिस पॉइंट का मतलब कि जहां पर कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट है, तो बिल्कुल प्रेजेंट है यहाँ पे। लैटिस साइट तो है ही, लोकेशन है यहाँ पे। ठीक है, कि यहाँ पर कोई एटम प्रेजेंट हो सकता है, ये उसकी लोकेशन हो गई। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर बीसीसी में पूछता कि भाई लैटिस साइट्स कितनी होंगी, तो बीसीसी का मतलब क्या होता है? कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर। तो कॉर्नर कितने हो गए? 1 और बॉडी सेंटर हो गया 1। टोटल कितनी लैटिस साइट्स हो जाएंगी? 9 हो जाएंगी। बट अगर वो पूछता नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर यूनिट सेल, तो सिर्फ कितने निकल के आते? 2 निकल के आते। तो इन दोनों चीज को मिक्स मत करना। ठीक है, इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से तुमने समझना है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद आता है बेटा
जो क्वेश्चन है हमारे पास कैलकुलेट द एफिशिएंसी, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एटॉमिक मास निकालना है और डेंसिटी और बाकी सब कुछ हमें दी हुई है। तो क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में है ए क्यूबिक सॉलिड सिल्वर क्रिस्टलाइज इन एफसीसी। जो सिल्वर है, ठीक है, वो एफसीसी फॉर्म बनाता है। तो सबसे पहले क्या हो गया, एफसीसी का मतलब जेड की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई है, ठीक है। फिर कहता है इफ एज लेंथ, जो एज लेंथ है ए, वो गिवन है 4.077 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। डेंसिटी गिवन है उसकी 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट एटॉमिक मास, ठीक है। हमें एटॉमिक मास निकालना है, सिंपली एम बताना है, ठीक है। तो यूनिट कोई चीज नहीं करनी, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी का, तो रो इज इक्वल टू जेड एम ए क्यू इंटू अवोगाद्रो नंबर, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, यहां से एम निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। एम इज इक्वल टू रो ए क्यू अवोगाद्रो कांस्टेंट या नंबर डिवाइड बाय जेड, ठीक है। अब रो की वैल्यू क्या होगी, यहां से 10.5 मल्टीप्लाई ए क्यूब, तो इसका क्यूब। मैं इसको 4.1 लिख सकता हूं ना, ठीक है। मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया 1 डेसिमल प्लेस तक, इंटू अवोगाद्रो नंबर और डिवाइड बाय, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो पूरे का पूरा सॉल्यूशन करना है, बहुत अच्छे से करना है, टाइम लगाना है। 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आता है और कोचिंग कंपटीशन एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एकेडमिक में तो क्या होता है कि कोई बात नहीं, अगर अप्रोक्सीमेट आंसर भी लिख के आ गए तो ठीक हो जाएगा। बट जहां पर बात करें IIT जी की या नीट की, तो वहां पे डेसिमल पे आंसर्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। मतलब 4 ऑप्शन दे दिए और उन चारों में सिर्फ डेसिमल का डिफरेंस है, तो फिर उस केस में क्या होगा, उस केस में हम अप्रोच तो कर ही नहीं सकते। तो वहां पर हमें बिल्कुल करेक्ट आंसर निकालना होगा। तो आप कोशिश करो, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ताकि इनमें एक्यूरेसी मेंटेन हो पाए, ठीक है। तो जब इसका आंसर निकालोगे, क्योंकि हमारे पास सिल्वर था, तो सिल्वर का मास लगभग कितना होता है, 108 ग्राम पर मोल, ठीक है। एटॉमिक मास पूछता है तो आप सिंपल से क्या लिख के आ सकते हो, 108 AMU। ये हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब कि मेथड बहुत इजी है, सिंपली बस कैलकुलेशन है वो थोड़ी लेंथी है, तो उसके ऊपर ही तुमने ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास कोई सॉलिड है, वो 2 एलिमेंट से बना हुआ है, P एंड Q। जो Q एटम है वो कॉर्नर पे है, P एटम है वो बॉडी सेंटर पे है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, ठीक है। P और Q 2 टाइप के एटम्स है। तो जो P वाले हैं वो प्रेजेंट है बॉडी सेंटर पे और Q कॉर्नर पे। Q टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड P टाइप ऑफ पार्टिकल एटम्स प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमें क्या निकालने हैं, इनके नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं कि P के कितने एटम्स होंगे, Q के कितने होंगे। तो जो P के एटम्स है कहां पर हो रहे हैं, बॉडी सेंटर पे। अब कोई भी यूनिट सेल उसमें सिर्फ एक ही बॉडी सेंटर होता है और उसका शेयर भी कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब जो कॉर्नर्स है वो कॉर्नर टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं और सभी का शेयर कितना होता है बेटा, 1/8। तो क्या आ जाएगा यहाँ से PQ। तो जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा PQ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुमने करने हैं, ठीक है। और जो बचे हुए क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इजी है, तो आपने ट्राई करने हैं और बाकी के हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।